हेलो फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 करेंगे, जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वर्ड्स आएंगे, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी, रेजिडेंटशिप, सिटीजनशिप, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र इनकम, में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हमें जानने ज़रूरी है। तो आज इस चैप्टर से हम सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी। इट रेफर्स टू जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विथ इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट्स फ्रीली। तो डोमेस्टिक टेरिटरी हम किस चीज़ को कहेंगे? जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है, टेरिटरी मतलब इलाका या एरिया, क्षेत्र जिसे हम बोल सकते हैं। तो जितना भी इलाका हमारे गवर्नमेंट के अंडर आता है, जिसमें कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फ्रीली कुछ भी सर्कुलेट कर सकती है, उसके लिए उन्हें कोई ना टैक्स देना पड़ता है दूसरों को, ना ही कुछ, तो उसी को हम डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। इन एडिशन टू पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑल्सो इंक्लूड। हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है वो जियोग्राफिकल एरिया है, मतलब जितने में भी हमारे जो गवर्नमेंट है वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकती है पर्सन को, गुड्स, सर्विसेज, इन सारी चीज़ों को। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारी और भी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती है। वो क्या क्या हैं? तो वो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। अगर मान लो कोई शिप है या कोई एयरक्राफ्ट है जो हमारे देश से दूसरे देश में गया है, तो वो भी हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। अब सेकंड है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स। ये भी अगर हमारे यहाँ का कोई रेजिडेंट है जो कि इंटरनेशनल वाटर में चला रहा है, उसके द्वारा ऑपरेट करा जा रहा है, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होगा। अब थर्ड है एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर ये हमारे कंट्री के, जैसे मतलब हमारी कंट्री की एम्बेसी मान लो चाइना में है, तो वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। और यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे कोई सी एम्बेसी है जो कि चाइना की है, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो चाइना के डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा। अभी हमने देखा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब हम देखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री। अगर जितनी भी एम्बेसी है या फिर कंसुलेट्स है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कोई सी भी अगर फॉरेन कंट्री की हमारी कंट्री में है, तो वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर भी एग्जांपल दिया था कि अगर चाइना की कोई एम्बेसी जो कि हमारे इंडिया में है, तो वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी वो नहीं होगा। इसके एग्जांपल है यूएनओ, WHO एट्सेट्रा। अब इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल रेजिडेंट। हम नॉर्मल रेजिडेंट किसको कह सकते हैं? तो नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और अ इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। अब देखो, नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जो यहीं पे हमारे देश में कमा रहा हो। अगर कोई ऐसे इंसान है या ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन है जो हमारी कंट्री में कमा रहा है, खा रहा है, रह रहा है, तो वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा। अब देखो, नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट है या विजिटर है जो हमारी कंट्री को सिर्फ विजिट करने के लिए आए हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। कोई फॉरेन स्टाफ है एम्बेसीज का, ऑफिशियल्स का, तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि UNO, WHO, इनके भी अगर कोई मेंबर वगैरह हमारी कंट्री में हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे। वो जहाँ से ऑपरेट करा जा रहा होता है वो वहीं के रेजिडेंट माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं सिटीजनशिप। इट इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। समझ लो कोई इंडियन सिटीजनशिप अगर लेना चाहता है, जैसे कि उसके दो ऑप्शन हैं,
या तो वो पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ हो, वो अगर इंडिया में पैदा हुआ होगा तो ऑलरेडी उसको मतलब ऑटोमेटिक सिटीजनशिप ऑफ इंडिया मिली हुई होगी, यानी कि वो इंडिया का सिटीज़न है, वो माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बाहर मतलब एब्रॉड में मतलब समझो उसका बर्थ हुआ है और वो इंडिया की सिटीज़नशिप लेना चाहता है, तो हमारी जो इंडियन लॉ है वो उसे अलाउ करता है कि आप अप्लाई करो सिटीज़नशिप के लिए, तो वो उस प्रोविज़न के थ्रू उनको सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो सिटीज़न हम दो ही तरीके के लोगों को कहेंगे, या तो जो बर्थ है वो उसी कंट्री में हुआ हो या फिर लॉ के प्रोविज़न के थ्रू पे सिटीज़नशिप मिली हो। अब आगे देखते हैं रेजिडेंटशिप। इट इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन रिसाइड्स इन द कंट्री मोर देन 1 ईयर। रेजिडेंटशिप क्या होती है, जिसमें एक पर्सन जो है या कोई इंडिविजुअल अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब जितना भी वो खा रहा है कमा रहा है यहीं पे अगर इसी कंट्री में कर रहा है, अगर वो यहीं पे जो भी जॉब वगैरह कर रहा है जिससे कि उसकी इनकम बन रही है, वो होता है हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो अगर वो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट का सेंटर है वो इसी कंट्री में है और वो 1 साल से ज़्यादा इस कंट्री में रहा है, तो वो उस देश का रेजिडेंट माना जाएगा, उसको रेजिडेंटशिप मिल जाएगी। अब हम करेंगे फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस क्या होता है। इनकम क्या होता है, पहले ये देखो कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे जो हमें पैसे मिलेंगे वो हमारी इनकम हो गई। इनकम या अर्निंग भी बोल सकते हैं हम, लेकिन इकोनॉमिक में हम इनकम ही बोलेंगे इसको। तो पहले ये देख लेते हैं कि फैक्टर इनकम होता क्या है। इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब कोई भी इंडिविजुअल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अपनी इनकम रिसीव करता है, यानी कि कोई भी काम करके, ठीक है, उस तरीके से उसकी फैक्टर इनकम हो गई। और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। यानी कि ट्रांसफ़र इनकम में कोई भी वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि बिना कुछ काम करे उसको वो इनकम मिल रही है, तो वो ट्रांसफ़र इनकम होता है। अब नेचर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। ये जो होता है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड होता है, यानी कि ये जो इनकम है इसको हम डोमेस्टिक इनकम जब कैलकुलेट करेंगे और जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तब भी इन दोनों में ही इसको मतलब इंक्लूड करा जाएगा। और जो ट्रांसफ़र इनकम होती है नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, हम इसको किसी भी इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ये बिना किसी भी प्रोडक्टिव वर्क करे आई है, इसीलिए। अब कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। ये एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसमें पहले काम करते हैं फिर जाके उसको इनकम मिलती है, तो एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है। और जो ट्रांसफ़र इनकम है वो एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो मिली है बिना किसी काम करे। अब इसका रेसिपिटेंट रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन सब के थ्रू हमें इनकम मिलती है फैक्टर इनकम में। और ट्रांसफ़र इनकम में रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स एंड गवर्नमेंट। ये हाउस होल्ड और गवर्नमेंट इनके द्वारा रिसीव करी जाती है। इसमें एग्जांपल देखते हैं, आप ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फैक्टर इनकम का एग्जांपल है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ये सारा देखो कमाया गया है। रेंट मिलेगा जब हम जैसे किसी को अपनी बिल्डिंग वगैरह रेंट पे देंगे तो वो पैसा मिलेगा, उसमें भी कुछ प्रोडक्शन हुआ है। वेजेस, जब कोई काम करेगा उसको उसका वेजेस मिलेगा, उसमें भी एक प्रोडक्टिव वर्क हुआ है तो उसको इनकम मिलेगी। इंटरेस्ट मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है, इन सब में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क हो रहा है, उससे पैसे बन रहे हैं, इसलिए उसको हम फैक्टर इनकम कहेंगे। अब ट्रांसफ़र इनकम के एग्जांपल्स देखते हैं। स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एट्सेट्रा। अब देखो स्कॉलरशिप जब मिलती है तो उसके लिए एज सच कोई काम करना नहीं पड़ता है, वो स्कॉलरशिप वैसे दी जाती है जैसे स्कूल वगैरह से भी मिलती है स्कॉलरशिप। तो ये थोड़ी कि वो तुमसे मजदूरी करवाएंगे पहले फिर, नहीं, तो इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र इनकम कहेंगे। या फिर पेंशन वगैरह मिलती है, जो 60 साल के ज़्यादा हो जाते हैं 60 साल से, उनको हर महीने कुछ पेंशन मिलती है, कुछ पैसे मिलते हैं ताकि वो अपना आगे का खर्चा कर सके।
ठीक है, तो वो पेंशन होती है। तो अब उसके लिए भी जो ओल्ड पीपल है उनको कहीं काम पे जाना नहीं पड़ता, वो उनका डायरेक्ट वैसे आ जाता है बिना काम करे ही। तो ये सारी क्या हो गए, ट्रांसफ़र इनकम होते हैं। अब आगे देखते हैं फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो कि यूज़ फॉर इधर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जो कि कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ करा जाता है। और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है। ये पूरी तरीके से गुड्स कंज्यूम नहीं किया जाता है। इसका नेचर होता है इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। जो फाइनल गुड्स होते हैं वो पूरी तरीके से बन के तैयार हो गए होते हैं, इसीलिए इनको हम डोमेस्टिक और नेशनल दोनों इनकम में ही इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी पूरी तरीके से उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ होता है, इसीलिए ये ना तो नेशनल इनकम में ना ही डोमेस्टिक इनकम, दोनों में से किसी में भी इंक्लूड नहीं होते हैं। वैल्यू एडिशन, इसमें ये रेडी फॉर यूज़ होता है क्योंकि अब इसमें आगे कोई भी वैल्यू एडिड करना बाकी नहीं रह जाता। ये सीधा कंजप्शन के लिए जाता है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसमें कोई भी वैल्यू एडेड नहीं होता। लेकिन ये नॉट रेडी फॉर यूज़, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं अभी वो पूरी तरीके से यूज़ के लिए रेडी नहीं होते हैं, इसीलिए ये इनका वैल्यू एडेड होना अभी बाकी रहता है। अब जो फाइनल गुड होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर चुका होता है, इसीलिए वो कंजप्शन के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो स्टिल विथ इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, वो पूरी तरीके से अभी प्रोडक्शन बाउंड्री कंप्लीट नहीं कर चुका होता। अब इसका एग्जांपल फाइनल गुड का, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड्स। अगर कोई हाउस होल्ड मिल्क खरीद रहा है दुकान पे जाके, तो वो अपने कंजप्शन के लिए यूज़ करेगा, तो इसीलिए इसको हम फाइनल गुड्स कहेंगे। लेकिन अगर वही मिल्क परचेज्ड बाय डेयरी शॉपकीपर, अगर कोई जो मतलब डेयरी का काम करता है वो दुकानदार अगर खरीदेगा मिल्क को, तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा, क्योंकि वो फर्दर मतलब या तो रीसेल करने के लिए खरीदेगा या तो उस दही मतलब जो भी दूध खरीदा है उससे दही मक्खन जो भी बनाना होगा या तो वो बनाएगा, तो वो पूरी तरीके से कंजप्शन नहीं हुआ होता उसका, वो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के लिए होता है, इसलिए उसको क्या कहेंगे आप, इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बाद हम कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में भी डिफरेंस जान लेते हैं। ये जो फाइनल गुड्स है उसी के दो पार्ट होते हैं, कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड्स। तो कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं, जो कि सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, ये ह्यूमन वांट्स की जो भी है वो सेटिस्फाई डायरेक्टली करते हैं। मतलब कि मानो कि दुकान से अभी हमने कोई चीज़ खरीदी या फिर मिल्क ही खरीद लिया, तो अब जब उसे हम कंज्यूम करेंगे तो हमें खुद मतलब डायरेक्टली तो सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन कैपिटल गुड्स में क्या होता है, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। जैसे मान लो कि कोई सा काम हो रहा है हमारे कंपनी में, ठीक है, तो उसके लिए मशीनें वगैरह लगती हैं, वो सारी कैपिटल गुड्स ही तो होती है, मशीन फर्नीचर ये सारा अकाउंट्स में भी पढ़ रखा है, तो ये सारी चीज़ें होती है कैपिटल गुड्स। अब ये हमें डायरेक्टली तो सेटिस्फाई नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करती है, इसी के थ्रू तो आगे हमारा काम होता है, फिर हमें पैसे वैसे मिलते हैं, फिर हम जाके कंजप्शन गुड्स को खरीद पाते हैं। तो जो कैपिटल गुड्स हैं वो हमें सेटिस्फाई करती हैं पर इनडायरेक्टली। अब सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। कंजप्शन गुड्स कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं प्रमोट करता है, क्योंकि वो वहीं पे कंज्यूम हो गया, अब वो क्या ही प्रोडक्शन होगा, वो तो उधर ही खत्म हो गया। लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है, हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब जैसे कि बताया कोई मशीन वगैरह ये सारे कैपिटल गुड्स होते हैं, तो अब ये प्रोडक्शन करने में मदद करेगी, तो ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी और हेल्प करेगी। अब लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स। पहले तो ये जो एक्सेप्ट है इसका मतलब होता है इसको छोड़कर, मतलब कि जैसे कि जो जितने भी कंजप्शन गुड्स होते हैं ज़्यादातर ना उनकी लिमिटेड ही लाइफ होती है। जैसे कि मान लो मिल्क परचेज करा तो अब उसकी कितनी ही लाइफ हुई, हमने कंज्यूम कर लिया तो मान लो 2 से 3 दिन ही होती है, उससे ज़्यादा तो जो मतलब दुकान वाला मिल्क है वो चल भी नहीं पाता, 1 या 2 दिन से ज़्यादा वो नहीं चल पाता है ना। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं,
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, तब बताऊंगी क्या होता है। उसको छोड़कर सबकी लिमिटेड ही लाइफ होती है कंजप्शन गुड्स में। अब जो कैपिटल गुड्स होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ होती है मोर देन 1 ईयर। अब कोई मशीन वगैरह खरीदा है, ये तो नहीं है कि वो मतलब जैसे कि आज ही ख़त्म हो गई या आज ही उसका यूज़ हो गया, अब हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि 1 साल से ज़्यादा एक्सपेक्टेड लाइफ देखी जाती है कैपिटल गुड्स की। अब देखते हैं जो गुड्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स और एक होता है फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट जो रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस से रखा रहता है, और फाइनल गुड्स जो कि कंजप्शन या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। अब फाइनल गुड्स के भी 2 टाइप्स हैं, एक है कंजप्शन गुड्स और एक है कैपिटल गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, और कैपिटल गुड्स जो कि इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। और कैपिटल गुड्स में जैसे प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जो कंजप्शन गुड्स हैं उसके भी 4 टाइप्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। जो ड्यूरेबल गुड्स होती हैं जैसे कि टीवी हो गया, फ़ोन, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये 1 साल से ज़्यादा मतलब 2-3 साल बहुत आराम से चल जाती है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स होती हैं। और सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होती हैं जो कि लगभग मतलब 1 साल से थोड़ा कम चले, जैसे कि क्लॉथ्स हो गए, शूज़ हो गए, मतलब ये सारी चीज़ें भी 6 महीना ऐसे ऐसे चल जाती हैं। और जो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो वाले गुड्स होते हैं जो कि अभी कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि मिल्क है, अगर किसी ने अभी मिल्क ख़रीदा और पी लिया तो वो उसी समय यूज़ हो गया, वो बहुत लंबे टाइम तक तो चलेगा नहीं। पेपर है, पेपर पे हमने लिखा, वो उस समय यूज़ हो गया, अब वो आगे चलेगा नहीं। तो ये सारे हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और सर्विसेज में जैसे कि टीचर्स, बैंक्स, ये सारी चीज़ें सर्विसेज में आ जाती हैं। अब आगे हम देखेंगे डेप्रिशिएशन और कैपिटल लॉस, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लगभग लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का ही मतलब थोड़ा थोड़ा एक जैसा होता है कि फॉल इन वैल्यू, यानी कि किसी भी असेट की जो भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, कार हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं इनकी वैल्यू कम होना, दोनों का मतलब तो यही है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो अब हम वो क्लियर कर लेते हैं। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है फॉल इन वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। यानी कि इसमें फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू कम होती है वो किस तरीके से हो सकती है, या तो वियर और टियर जो नॉर्मल, जैसे कि कहीं से टूट फूट गया उस वजह से वैल्यू कम हो रही है, या फिर बहुत लंबे टाइम से वो है तो धीरे धीरे किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी है वो घटती है ना, तो उस वजह से भी उसका वैल्यू कम हो सकता है। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह आ गई, उससे अच्छी मशीनरी वगैरह आ गई, उससे भी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डेप्रिशिएशन का मतलब तो ये होता है। अब कैपिटल लॉस, इसका मतलब क्या होता है, लॉस इन वैल्यू ड्यू टू अनफोर्सीन ऑब्सोलेंस, नेचुरल कैलेमिटीज, थेफ्ट्स, एक्सीडेंट्स एक्सेट्रा। कैपिटल लॉस में मतलब कि देखो हमें ये पता है कि कोई हम फर्नीचर लाए या मशीनरी लाए तो हाँ हमें पता है कि थोड़ी बहुत तो टूट फूट भी हो सकती है, और मतलब कि कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें तो हमको पता है, इस वजह से वैल्यू कम होगी। लेकिन मान लो हमारा जो फर्नीचर या कुछ भी है वो चोरी हो गया, या किसी एक्सीडेंट, मतलब मान लो कुछ एक्सीडेंट हुआ जिससे कि वो बुरी तरीके से पूरा टूट फूट गया, वो हो गया, या कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर टाइप ऐसे कुछ हुआ, उस वजह से कुछ हो गया उस सामान को, तो ये सारी चीज़ें अनफोर्सीन है, यानी कि ये हमने देखा नहीं है, ये हो सकता है। अगर इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको हम कहेंगे कैपिटल लॉस। अब देखो जो डेप्रिशिएशन होता है उसमें प्रोविज़न बनते हैं, यानी कि हमने क्योंकि हमें पहले से पता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती है हमारे एसेट की वैल्यू कम, इसीलिए हम डेप्रिशिएशन में प्रोविज़न्स बना के चलते हैं। मतलब जो अकाउंट्स पढ़ता है वो तो ये सारी बातें जानता है कि मतलब डेप्रिशिएशन जब लगता है तो प्रोविज़न पहले से बन के चलता है, जो कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन के नाम से जाना जाता है।
तो डेप्रिसिएशन में प्रोविज़न बनता है, लेकिन कैपिटल लॉस जब होता है तब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनता, क्योंकि वो किस तरीके से हो सकता है। अब चोरी होगा, हमें पता थोड़ी है कि चोरी होगा ही होगा, अब ये कोई कंफर्म तो नहीं है, इसीलिए इसमें ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं बनता है। जो डेप्रिसिएशन है वो डज नॉट हैम्पर द प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ भी कमी या कुछ भी अफरा तफरी नहीं होती, क्योंकि हमें पहले से पता है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब कैपिटल लॉस होता है तो उसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस है वो हैम्पर हो सकता है, क्योंकि अब चोरी हो गई या कुछ हो गया तो एकदम से सामान हमारा चला ही गया, तो इसके लिए हम तैयार नहीं हुए होते, इसके लिए हमने कोई प्रोविज़न नहीं बनाया होता, इसीलिए इसमें प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। अब आगे देखते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या होता है। हमने बहुत पढ़ा है कि टैक्स वगैरह सरकार ले रही है, ये सारी चीज़ें, तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT ये होता क्या है ये जान लेते हैं। जो GST है वो भी एक इनडायरेक्ट टैक्स में ही आता है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस भी देख लेते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो कि आपकी डायरेक्ट वेल्थ पे लग रहा होता है, जैसे आप जो कमा रहे हो उस पे जो टैक्स लगता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि देखो जो हम सामान खरीदते हैं वो हम ही पे कर रहे होते हैं GST उसका, लेकिन जो प्रोडक्शन करती है उस सामान का वो हमसे, मतलब वो होलसेलर वगैरह से वो टैक्स लेती है, होलसेलर वगैरह जो ले होते हैं वो हमसे वो वाला टैक्स वसूल लेते हैं। तो इनडायरेक्टली हम ही जो हम कंजप्शन करते हैं गुड्स का, वही लोग डायरेक्ट मतलब जो टैक्स होता है उसको पे करते हैं। तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बस यही फ़र्क है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में होता क्या है, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स refers to the difference between indirect taxes and subsidies। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो अब आगे ये भी देख लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ होता क्या है। अब देखो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है। इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो भी गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स लगते हैं उन्हीं सबको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। अब इसके एग्जांपल देखो, GST, कस्टम ड्यूटी, VAT, ये जो पेट्रोलियम होता है ना उस पे VAT वाला टैक्स लगता है, ये वो होता है। अब देखो सब्सिडीज़, ये क्या होता है। सब्सिडीज़ आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउस होल्ड्स विथ अ मोटिव ऑफ जनरल सर्विस। देखो आपने सुना होगा सिलेंडर वगैरह पे सब्सिडी मिली है या फिर और चीज़ों पे, तो ये जो सब्सिडी होती है वो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड या फर्म इन सबको देती है, जिससे कि उनकी लाइफस्टाइल और बेहतर हो सके। जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते कोई चीज़, उन सबको सब्सिडी वगैरह मिलती है ताकि वो आराम से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। अब आगे देखते हैं फैक्टर कॉस्ट, ये क्या होता है। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट बनाया है उसमें कितने पैसे लगे हैं, उसमें वही अमाउंट जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट होता है। सारा लेबर वगैरह सबका खर्चा मिला के जितना भी फैक्टर कॉस्ट बनता है वो होता है ये फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस, ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे जो वो प्रोडक्ट है वो मार्केट में बिकता है, ये वो वाला प्राइस है। तो फैक्टर कॉस्ट जितने खर्चे में वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो बन गया है उसे फैक्टर कॉस्ट कहेंगे, और मार्केट प्राइस जितने पे वो प्रोडक्ट मार्केट में बिका है उसे हम मार्केट प्राइस कहेंगे। अब आगे देखते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये होता क्या है। तो इसको हम NFIA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड। यानी कि जो अब्रॉड यानी कि दूसरी कंट्री से जितना भी हम अर्न करते हैं, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जो दूसरी कंट्री से पैसे कमा कर ला रहे हैं, अर्न करके ला रहे हैं, वो इनकम अगर उसमें से हम माइनस कर दें जितनी भी इनकम
दूसरी कंट्री में जा रही है। अब जैसे हमारे यहाँ के लोग दूसरी कंट्री में काम करते हैं, वैसे दूसरी कंट्री के लोग भी तो हमारे यहाँ पे आके काम करते हैं, तो हम जो उनको इनकम देते हैं, हम पे करते हैं, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल आता है हमारा। अब देखो, जैसे मान लो हमें नेशनल इनकम दे रखा है और बोला है कि डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो नेशनल इनकम में से हम अगर माइनस कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो हमारा डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और अगर डोमेस्टिक इनकम में से हमको नेशनल पे जाना हो तो हम इसको NFIA को प्लस कर देंगे। और एक और चीज़, जो NFIA वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब देखो, पॉजिटिव कब होगा? जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो अर्न करा है वो ज़्यादा हो, यानी कि ये वाला ज़्यादा हो और ये वाला कम हो, तब पॉजिटिव आएगा हमारा NFIA। और नेगेटिव कब आएगा? जब ये लेस हो और ये मोर हो, यानी कि ये ज़्यादा हो और ये कम हो। और इक्वल भी आ सकता है, मान लो अर्न जो करा है और उतना ही पे भी कर रहे हैं, तो NFIA क्या होगा? ज़ीरो भी हो सकता है। तो आज हमारे ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। इसके आगे हम चैप्टर दूसरा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।